हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह चैप्टर बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज मैं इसको ऐसा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग एक बार में ही समझ जाएंगे। कोई भी ऐसा इसमें का सवाल नहीं होगा जो आपको एक बार में समझ में न आए, ऐसा तरीका से बताया जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक थोड़ा शायरी हो जाए। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले इसमें कि हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर में होते क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बारे में। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में न आए। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर लिखा है पहले ही दो और साथ में लिखा है चर। चर का मतलब होता है ऐसा ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। देखिए, जो चर होता है वो बहुत ही पंछुइया नाई होता है। चर बहुत पंछुइया नाई होता है, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। यह कभी एक जैसा नहीं है। यह बिना पेंदी का लोटा है, और है ना, यह बहुत ही जल्दी जल्दी बदलता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, देखिए इसमें और ये है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें दो चर रहेगा और चर का मतलब जिसका मान बदलता रहता है। जैसा कि हमने बहुपद में पढ़ा भी दिया है कि चर कौन है और अचर कौन है। तो चर का मतलब जिसका मान बदलता है। यहाँ पर फोकस करिएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि अगर आपका दिमाग और आंख यहाँ पर अगर फोकस रहा और साथ में कान भी, कान नहीं रहेगा तो सुनेंगे कैसे। तो बिल्कुल अगर ये तीन चीजें आपकी फोकस रही तो सवाल क्या, सवाल के बाद ही आपको समझ में आएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो चर हम लोग समझ लेते कि चर क्या है। चर का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता रहता है। एक समीकरण लेते हैं, x + 8 = 9। ध्यान से समझिए, 8 इधर प्लस में, 8 इधर किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x = 9 - 8। तो x बराबर 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया जी, 1 आ गया। और पुनः हम लोग क्या किए, एक बार फिर से एक समीकरण लिया, x + 5 = 10। याद है ना, यहाँ पर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर 10 - 5, तो x बराबर आ गया 10 में से 5 जाएगा जी 5। तो देखिए यही x यहाँ है और यही x आगे भी, दोनों जगह ही x है। क्या समझे, जब दोनों जगह ही x है और एक x का मान 1 आ गया और एक x का मान 5 आ गया, इसका मतलब कि x एक बार 1 दे रहा है और एक बार 5 दे रहा है, अपना मान बदल लिया। एक बार कहा कि मैं 1 हूं और एक बार कह रहा है मैं 5। इसलिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो x y z है इसका मान हमेशा बदलता रहता है और जिसका मान बदलेगा वही कहलाएगा चर। तो आप लोगों को बेसिक जानकारी हो गई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर रहेंगे। दो चर माने दो चर। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि रैखिक क्या होता है। एक एक चीज का खात्मा करेंगे हम लोग बारी बारी से, सभी सवाल छूटेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, रैखिक का मतलब होता है कि चर का अधिकतम घात 1 हो, क्योंकि रैखिक का मतलब होता है 1। रैखिक का मतलब क्या होता है, 1। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं x + y = 5। देखिए x के घात में कितना है, 1 है, y के घात में कितना है जी, 1 है। x के घात में भी 1 है और y के घात में भी 1 है। तो यहाँ पर ये देख लिया हम लोग, इसके घात में भी 1 है और इसके घात में भी 1 है।
तो दोनों के घात में जब एक है तो एक है समीकरण हो गया। रैखिक समीकरण, ये क्या समीकरण हो गया? रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर देख रहे हैं x के घात में भी एक और प्लस y के घात में भी एक, तो वो होता है रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का मतलब कि घात में कितना होगा? एक हो। अगर दो गो चर हैं, देखिए x और y कितने चर हैं? दो चर हैं, तो दो गो चर हो गया और दोनों के घात में एक हो गया, तो यही कहलाएगा रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण अभी तक मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि दो चर क्या होते हैं। दो चर यानी कि एबीसीडी में से कोई भी दो आ जाए वो सभी चर कहलाते हैं ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक सब चर कहलाते हैं। और इसमें से कोई भी दो गो पद आ जाए, चाहे एक्स आ जाए साथ में वाई आ जाए, इन्हीं तीनों को असल माना जाता है एक्स वाई और जेड। क्लियर? समझ रहे हो ना? समझिएगा। तो x प्लस वाई बराबर और मान सकते हैं 11। तो यहाँ पर देखिए x के घात में एक और y के घात में एक, तो आप लोग दो चर और रैखिक समीकरण समझ गए जिसमें दो गो चर होगा। कितना चर होगा? दो। एक x हो गया और एक y, और रैखिक का मतलब घात में एक, तो इसी को कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर अधिकतम घात दो हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर में 0, अगर अधिकतम घात दो हो तो वे रैखिक नहीं कहलाएगा, और ये कहलाएगा द्विघात। क्या कहलाएगा? द्विघात। क्लियर? अब देखिए जब ये द्विघात बहुपद हुआ तब ये रैखिक नहीं कहलाएगा, यानी रैखिक का मतलब अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात कितना हो? एक होना चाहिए। और अधिकतम घात दो हो जाएगा तो द्विघात कहलाएगा, अगर तीन हो जाएगा तो त्रिघात कहलाएगा। बस इतना ही समझना आप लोगों को इस चैप्टर में। आगे अब देखिए अब क्या समझते हैं। आगे हम लोग को ये चीज समझना है, अगर ये समझ लिए तो आपको 100% गारंटी के साथ 2.1 में 2.1 और 3.1 में, चूंकि ये तीसरा पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है, तो 3.1 में कहीं भी समस्या आने वाली नहीं। तो देखिए जब ये तीन पार्ट में देखते हैं तो लिखा है रेखा युग। एक रेखा आपको नहीं दिया रहेगा, आप बात को समझ लीजिएगा। कभी भी आपको एक रेखा नहीं दिया गया होगा, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 6 दे दे, तो क्या आप इसमें से x या y का मान निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते हैं। अगर x प्लस वाई बराबर 6 केवल एक ही समीकरण दे तो यहाँ पर हम x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण सिर्फ एक है और चर कितने हैं? दो। तो जब दो वो चर हो जाए और समीकरण मात्र एक हो तो ऐसी स्थिति में हम x और y का मान नहीं निकाल पाएंगे। अपने से मान सकते हैं कि x का मान 2 और y का मान 4, 4 2 6, लेकिन इसमें और भी मान सकते हैं, x का मान 3 मान सकता हूँ, y का मान 3 मान सकता हूँ, और मान सकते हैं x का मान 4, y का मान 2 मान सकते हैं। इसलिए जब एक समीकरण रहेगा x प्लस y, तो उसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, x और y का मान नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर? अब देखिए और भी इसमें मान ले सकते हैं x का मान 6 और y का मान 0 भी ले सकते हैं, फिर भी आएगा कितना ना? 6 ही आएगा। क्लियर? अब देखिए आगे, तो यही हम लोग कह रहे हैं कि जब भी x और y का मान आपसे पूछेगा तो उसमें दो गो समीकरण देगा। कब समीकरण देगा? दो समीकरण देगा। और जब दो गो समीकरण है, दो गो चर है, तो उसमें से एक एक चर का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बस इतना बताया, अभी तक जो भी बताया गया, सिर्फ इसमें इतना बताया गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो ऐसा पद या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो गो चर हो और दोनों के अधिकतम घात सिर्फ एक हो, बराबर में भले कुछ और दिया गया हो, वही कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर? और इसके बाद मैंने बताया कि अगर एक समीकरण दिया रहेगा तो कोई ऐसा y का लाभ नहीं है जो इसमें का x और y का दोनों का मान फाइंड कर सके। समझ रहे ना? कोई ऐसा नहीं है जो निकाल सकता है, तो इसलिए इसमें हमेशा दो गो समीकरण दिया रहेगा। बस सिर्फ मैंने इतना बताया, तो दो गो समीकरण दिया रहेगा। आप समझते हैं? देखिए समीकरण में पहला समीकरण एक दिया हो x माइनस 2y, रेखा युग है, दो रेखा और युग, युग का मतलब होता है दो, युग का मतलब कितना होता है? दो। तो रेखा युग माने रेखाओं के युग, ये रेखा का समीकरण सब दिया है। देखिए x माइनस 2y बराबर 0 और एक दिया है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अगर दो गो समीकरण दिया रहेगा
तो इसमें हम लोग निकालेंगे A1 बटा A2। थोड़ा सा मूल समीकरण एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c1, इसको A1 मान लीजिए, इसको B1 मान लीजिए, और ये वाला देखिए आप फिर से देख लीजिए, ये हो गया A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर में 0। एक हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। यानी कि यहाँ पर जो A1 B1 C1 A1 B1 C1 ये जो दिया है मान A1 B1 और C1, और साथ में कौन दिया है A2 B2 C2, समझ रहे हैं? तो देखिए ये जो पूरा मान है ये सब अचर पद कहलाते हैं, अचर पद। अभी हमने बताया कि ABCD सब क्या होते हैं, चर। लेकिन समझिएगा यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर A1 कभी आएगा ही नहीं, यहाँ पर हमेशा आएगा 5x या 2x या 3x, अलग अलग मान आएंगे, समझ रहे ना? तो इसलिए जब अलग अलग मान आएंगे तो ये अलग अलग मान 5 2 1 से लेकर पूरे अनंत तक सभी पद अचर कहलाते हैं। एक से लेकर पूरे अनंत तक आप जाइए, पढ़ते पढ़ते अनंत तक जाइए, वो क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। क्लियर? तो ये अचर कहलाएंगे, तो इसीलिए इनको अचर कहा जाता है, समझिए। अब देखिए तो ये है इसका मूल समीकरण। मूल समीकरण के रूप में इसको याद रखिएगा कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर में 0। उसके बाद A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। ये दोनों है मूल समीकरण। इन दोनों मूल समीकरण को याद रखना। अब बस इसमें A1 बटा A2 आए, B1 बटा B2 आए और C1 बटा C2 आए, तो उसके लिए अलग अलग मान दिए जाएंगे। बस वही याद कर लेना है और उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर? देखिए तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हो एक समीकरण रेखा का युग्म दिया गया है, रेखा का युग्म दिया है आपके सामने, दिया है A1 बटा A2। इसके x वाला का पहला वाला में होता है, जैसे कि हम समझे ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर में। अब देखिए x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, कितना है, 1 है, और जब ये 1 है तो a का मान कितना हो गया, 1, और b का मान 2। a का मान 1 और b का मान 2, समझिए। और c इसमें है ही नहीं क्योंकि इसमें अचर पद नहीं दिया है, तो अचर पद नहीं है तो c नहीं। क्लियर? जब इसमें c नहीं है तो c का मान 0, c का मान कितना है, 0, और b का मान दिया है कितना, माइनस का 2, माइनस लेकर चलेंगे। क्लियर? तब यहाँ पर देखिए, और ये जो है इसमें ax1, यहाँ पर ये इसको x1 का मान करके हम क्या मानेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए a2 का मान 3, b2 का मान 4 और c2 का मान माइनस के 20। तो यहाँ पर हम जब निकाले a1 बटा a2, a1 का मान 1 और a2 का मान 3, यानी 1 बटा 3 तो हो जा रहा है। देखिए यहाँ समझिएगा a1 बटा a2, a1 जो x के गुणांक में पहला नंबर पर आएगा वही कहलाएगा a1, और A2 कहलाएगा कौन, जो दूसरा समीकरण में पहला नंबर पर आएगा वो कहलाएगा A2। तो इसलिए हो गया A1 बटा A2 1 बटा 3। इसको और भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको, इस सूत्र को जानेंगे भी, और सूत्र जानने के बाद, ये इंट्रोडक्शन था लेक्चर नंबर, इसका लेक्चर पहला है, इंट्रोडक्शन है पार्ट 3 का, और इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे और सवाल भी करेंगे। फिलहाल जितना बताया गया वो बेसिक था, उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। जय हिंद।